नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्रोनो ज्ञान पर, आपके अपने चैनल क्रोनो ज्ञान पर। इस पे आपको मिलती है भारत, विश्व और राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें, वो इन्फॉर्मेशन जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और 6 से 10 जनवरी तक 2026 तक की विश्व की खबरें हम एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक वीडियो उसके लिए ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रोनो ज्ञान पे जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 6 से 10 जनवरी तक की भारत की महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना स्टार्ट करते हैं। पहली खबर कि यूएपीए और जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि जैसे अभी जो 2020 में जो दंगे हुए थे, दिल्ली दंगे, सीएए के प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो दिल्ली दंगे हुए थे, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, उमर खालिद और सलजिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। इन दोनों को जमानत नहीं दी और बाकी जो 5 अन्य जो व्यक्ति थे उनको जमानत दे दी। तो देखो, क्राइम में सब कुछ वैसे तो इन्वॉल्व सारे होते हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि इस उमर खालिद को और इस सर्जिल इमाम को जमानत नहीं दी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सहभागिता का पदानुक्रम दिया है। कोर्ट कहती है कि जो क्राइम के मास्टरमाइंड होते हैं, जो वैचारिक प्रेरक होते हैं, जिनके द्वारा काम मुख्य रूप से किया जाता है, और उसके अलावा कुछ अन्य स्थानीय स्तर के सहयोगी होते हैं जिन्हें छोटा मोटा काम किया होता है, तो वो भी क्राइम में शामिल होते हैं, वो भी क्राइम में हिस्सा होता है। लेकिन जो मास्टरमाइंड या वैचारिक प्रेरक या जो काम मुख्य रूप से करते हैं, वो उनका ज्यादा अपराध होता है, वो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं उस क्राइम के लिए। तो इनको सर्जिल इमाम और उमर खालिद को इन्होंने, कोर्ट ने क्या माना है कि ये मास्टरमाइंड है जो सीए के दंगे हुए थे उनमें, तो इनको जमानत नहीं दी। और जो बाकी नीचे स्तर के जो 5 व्यक्ति थे उनको जमानत दे दी गई है। तो इस बार अदालत ने सहभागिता का पदानुक्रम, एक हायरार्की सेट की है। हायरार्की किसके मतलब हिसाब से? क्राइम के हिसाब से, कि ज्यादा जिनका पार्टिसिपेट था उनको ज्यादा वो मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंटेंस का मतलब उनको सजा मिलेगी, और जो कम थे उनको कम सजा मिलेगी। इसी बेस पे क्या कर दिया गया, उनको कुछ को जमानत दे दी और कुछ को नहीं दी। सर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं दी गई है। और स्थानीय स्तर के जो सहयोगी थे इनके बीच इन्होंने अंतर दिखा दिया कि मास्टरमाइंड में और जो छोटे मोटे सहयोगी थे उनके बीच अंतर है, इसीलिए उनको जमानत नहीं दी गई है। ये एक नई चीज लेके आई इस बार सुप्रीम कोर्ट। और इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे एक आतंकवादी कृत्य की परिभाषा विस्तृत कर दी। देखो, यूएपीए जो अधिनियम है, ये जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ये आप देख सकते हो, यूएपीए, इसकी धारा 15 ये धारा कहती है कि किसी अन्य साधन, कोई ऐसा अन्य साधन जो भारत की एकता और सुरक्षा को धमकाने के लिए है, उस अन्य साधन में चक्का जाम को भी शामिल किया जा सकता है, अगर वो चक्का जाम या सड़क अवरोध भारत की एकता या सुरक्षा को खतरा पैदा करता है। क्योंकि जो सर्जिल इमाम है उसका एक वीडियो आया था, उस वीडियो में वो कहता है कि ये जो चिकन नेक है, ये जो कॉरिडोर है नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम इंडिया से जोड़ता है, वो जो छोटा सा कॉरिडोर है उसको ये जाम करने की बात कर रहा था, ताकि मुख्य भारत की जो क्या कहते हैं, जो मुख्य भारत का जो अपना जो कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ इंडिया से टूट जाए, इसके लिए उसको जाम करने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी एक प्रकार के आतंकवादी कृत्य में ही शामिल किया जा सकता है। तो उसको दायरे में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी इसी के दायरे में आता है। ये धारा 15 है जो कहते हैं किसी अन्य साधन भी, जो अन्य साधन जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, उसमें चक्का जाम को भी शामिल किया जा सकता है या फिर सड़क अवरोध को भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो भारत की एकता और सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं। इसके लिए यूएपीए एक्ट बना है। इसी कारण जमानत उनकी नहीं हुई, यही कारण था कि इनकी जमानत नहीं हुई। अब इस चीज को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ऑन यूएपीए एंड बेल इन द 2020 दिल्ली रॉयट कॉन्स्पिरेसी केस, द सुप्रीम कोर्ट डिनाइड बेल टू उमर खालिद एंड सलजी इमाम। क्यों डिनाइड की है? बिकॉज द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन, एक हायरार्की सेट कर दी है कोर्ट ने कहा है कि जिसका क्राइम ज्यादा है उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी या उसको बेल नहीं मिलेगी, और जिसका क्राइम थोड़ा बहुत सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है उसको बेल मिल जाएगी, और उसको जो सजा है, उसको जो पनिशमेंट है वो भी थोड़ी कम ही मिलेगी। तो इस हिसाब से उन्होंने हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एक नया वर्ड एस्टैब्लिश किया है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन मास्टरमाइंड्स, जो आइडियोलॉजिकल ड्राइवर है, और जो लोकल लेवल फैसिलिटेटर है, उनके बीच में क्या कर दिया कोर्ट ने, एक बता दिया है कि इनके बीच में ये डिफरेंस है कि मास्टरमाइंड्स जो है उनको ज़्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए या फिर उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, और जो लोकल लेवल फैसिलिटेटर है
उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए क्योंकि क्राइम तो उन्होंने किया है। क्राइम के अलावा उनको पनिशमेंट के साथ साथ उनको थोड़ा सा क्या मिलना चाहिए, थोड़ा रिलीफ मिल जाए, ताकि उन्होंने उस लेवल का क्राइम या उस लेवल के वो मास्टरमाइंड नहीं थे, इसलिए उनको बेल मिल गई। जो 5 व्यक्ति थे वो लोकल लेवल के ये फैसिलिटेटर्स थे, उनको क्या मिल गई, बेल मिल गई। और उसी में जो टेररिस्ट एक्ट है उसको कोर्ट ने बढ़ा दिया कि जो यूएपीए की धारा सेक्शन 15 के अंदर चक्का जाम या रोड ब्लॉकेड है, उसको भी किसमें एनी अदर मीन्स लिखा हुआ है, इस 15 में लिखा हुआ है कि एनी अदर मीन्स जो थ्रेटन करते हैं किसको, द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इस एनी अदर मीन्स में चक्का जाम को भी शामिल किया जा सकता है। इफ ये चक्का जाम या रोड क्या है, अगर ये इंडिया की सिक्योरिटी को और यूनिटी को खतरा पैदा करते हैं तो ये इसमें एंटी टेरर लॉ में शामिल किया गया है। आगे की खबर पढ़ते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, देखो ये शशि थरूर लेके आए हैं। शशि थरूर है, ये एक निजी विधेयक है, ये बहुत अच्छा बिल लगा। अगर ये पास होता है तो मैं इस बिल को पर्सनली सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इस बिल में सांसद कहते हैं कि जब आप काम कर रहे हो, काम के घंटे आपके खत्म हो गए, उसके बाद में भी आपके बॉस या कुछ आपको परेशान करते हैं, घर पे भी आपको फोन करते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आपके पास अधिकार होना चाहिए उसका कॉल कट करने का। ये काम के समय सिर्फ काम करेंगे और घर पे आगे तो हमारा काम सिर्फ घर का ही काम होगा, अब हम ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे। तो इसको कहा जाता है राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि अगर किसी का फोन आता है, जब आप क्या है इसमें देख लो, वापस इसको सही हिंदी से पढ़ लेते हैं कि सांसद शशि थरूर ने कार्यस्थल पर तनाव और बर्न आउट को कम करने के लिए कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट यानी काम के घंटों के बाद में कॉल या मैसेज न उठाने का अधिकार। अब आप घर आ गए, आप सुबह मान लो 9 से 5 बजे तक ऑफिस में थे, 9 से 5 बजे तक ऑफिस में होते हो, उसके बाद आप घर आ गए, 6 बजे आपके बॉस का फोन आता है कि भाई ये काम भी करके दो, ये काम आपने नहीं किया। अब आप अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो आप ये 6 बजे बॉस का फोन नहीं उठाओगे, क्योंकि भाई अब मैं घर आ चुका हूँ, अब मेरा राइट है टू डिस्कनेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि ऑफिस आवर्स में जितने काम करने थे मैं कर चुका हूँ, अब आप मेरे को परेशान मत करो, ये मेरा राइट है। तो ये एक बहुत अच्छा विधेयक है, अगर पास होता है, बिल बनता है, ये एक्ट बनता है अगर ये बिल, तो बहुत अच्छी बात है। और जीडीपी का अग्रिम अनुमान लगाया, ये कौन लगाता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय के मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ना, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसके अंदर एनएसओ है, यही अनुमान लगाता है जीडीपी का। और इस बार कह रहा है कि 7.4% रहने का अनुमान है, पिछले वर्ष कितने थे? 6.5, तो 7.4% रहने का अनुमान है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार इंडिया का जीडीपी कितने % रहने का अनुमान है, तो 7.4। भैरव बल का गठन, देखो भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध में, आज के टाइम में जो युद्ध होगा वो किससे होगा? ड्रोन से होगा या फिर टेक्नोलॉजी से होगा। तो उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नए बल का गठन किया है, विशेष फोर्सेज है, स्पेशल फोर्सेज है, जिसका नाम क्या है? भैरव। किसने गठन किया है? भारतीय सेना ने। किसके लिए? आधुनिक युद्ध के लिए भैरव नामक एक विशेष बल का गठन किया है। इसमें 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटिव शामिल होंगे, यानी कि ऐसे सैनिक होंगे जिनको ड्रोन चलाना आता है, अच्छे से ड्रोन जो चलाना जानते हैं। क्योंकि ड्रोन से क्या फायदा होगा कि व्यक्ति को जाना नहीं होगा, पड़ोसी देश में ड्रोन जाएगा और हमला करेगा और अपना काम कर देगा। तो इसमें जो जन की हानि होगी वो बहुत कम हो जाएगी। इसकी 15 बटालियनें गठित की जाएगी, जिसकी 15 बटालियनें गठित की जाएगी। और आगे एक न्यूज़ है, उसमें बटालियनों के नाम भी दिए गए हैं, वो भी आगे देख लेंगे। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो आप याद रखना कि भैरव बल क्या है? भैरव बल है आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा गठित किया गया एक विशेष बल, जिसको मुख्य रूप से इनमें क्या होंगे? ड्रोन ऑपरेटिव, जिसके लिए प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटिव, ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटिव शामिल होंगे इसमें। इंग्लिश में देख लेते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट, एमपी शशि थरूर इंट्रोड्यूस ए प्राइवेट मेंबर बिल्स टू प्रोवाइड लीगल गारंटी फॉर एम्प्लॉयज। राइट टू डिस्कनेक्ट के लिए कब डिस्कनेक्ट करना है, क्या डिस्कनेक्ट करना है? द राइट नॉट टू आंसर कॉल एंड मैसेज आफ्टर वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स हो गए, उसके बाद में आप रिलायबल नहीं हो किसके लिए? कॉल उठाने के लिए या मैसेज करने के लिए। हालांकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, और भी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, ये इनको तो उठाना ही पड़ेगा, ये 24 घंटे के लिए लायबल होते हैं। पुलिस भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हो गए, जो डॉक्टर्स हो गए जिनकी ड्यूटी 24 घंटे के लिए है, उनको तो ये सब करना ही पड़ेगा। आर्मी होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए, उन पर ये रूल लागू नहीं होते, उनको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अदर सिविलियन सर्विसेज है या सिविल सर्विसेज है, दूसरे प्रकार की जो जैसे मास्टर हो गए और ये हो गए, इनको उन सब के लिए ये चीज़ लागू हो सकती है। और ये प्राइवेट में ऑफिस वर्कर के लिए भी लागू हो सकती है। जीडीपी का हमारा 7.5 रहेगा इस बार फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए, लास्ट टाइम 6.5 थी। और मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। एनएसओ
ये आंकड़े जारी करता है। इसने क्या कहा, 7.5 रहने का अनुमान है। फॉर्मेशन ऑफ बेरव फोर्स, बेरव फोर्स क्या है, इंडियन आर्मी हैज़ अनाउंस्ड क्रिएशन स्पेशल फोर्स है जिसका नाम बेरव है। और ये किसके लिए, मॉडर्न वारफेयर के लिए, जो मॉडर्न वारफेयर चल रहा है उसके लिए इसका क्या किया गया, इनको एक क्रिएट किया जाएगा। और इनमें 1 लाख ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटर होंगे, 1 लाख ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटर, यानी कि जो सैनिक है उनको ही सिखाया जाएगा। और इसकी 15 बटालियन 15 बटालियन विल बी फॉर्म्ड बनाई जाएगी। और बटालियन कौन सी बनाई जाएगी, उनके नाम आगे आएंगे। चलिए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए एमओयू। देखो होता क्या है कि ये जो मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये क्या करता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह है, उनको ऋण प्रदान करना या उनको कुछ सेवाएं प्रदान करना, ये सिर्फ कौन काम करता है, ये इस मिशन के तहत, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ताकि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और उसको आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा और आप उससे कुछ भी अपना आजीविका के लिए कार्य कर सकते हो। सॉरी, तो इसके लिए भारतीय डाक विभाग ने और ग्रामीण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसने क्या किया, एक समझौता किया ताकि इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटल सेवाएं प्रदान किया जाए। अब इनको खुद जाके वहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़े, और मान लो लोन की किस्त चुकानी है तो खुद जाके नया चुकाना पड़े। तो ये डिजिटल, जैसे बैंकिंग अपने करते हैं ना, जैसे आई मोबाइल ऐप है, एक्सिस बैंक का ऐप है, एसबीआई का योनो ऐप है, इसमें आप पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हो, एफडी बना भी सकते हो, आरडी भी बना सकते हो, सब कुछ आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो इसीलिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने हेतु किसके बीच में हुआ है समझौता, डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच ये क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ताकि स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सके। और कौन से है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इनको जो प्रदान होती है सुविधाएं, उनको डिजिटली हो जाए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है अपने भारत के लिए कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में हम कितने हैं, 1 नंबर पर है। भारत प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत ने 25% हिस्सेदारी के साथ भारत दूध उत्पादन करता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, 485 ग्राम, यानी कि मान के चलो 500 ग्राम लगभग मान के चलो एक व्यक्ति के हमारे पास दूध उपलब्धता होती है, लगभग मान के चलो। और अपनी जनता कितनी है, 140 करोड़, तो हमारे पास कितना दूध उत्पादन होता होगा, 140 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएंगे 65 से 70 करोड़ किलो दूध हम प्रतिदिन उत्पादन करते हैं। 65 से 70 करोड़ किलो दूध प्रतिदिन हमारा उत्पादन है। देख लो कितनी बड़ी संख्या में, यानी पूरे विश्व की 25% हिस्सेदारी हमारे पास है। अगर पूरे विश्व में 100 किलो दूध हो रहा है तो 25 तो हम अकेले भारत कर रहा है, और बाकी जो 200 कितने 196 या 200 देश है, बाकी जो 200 मान लो 200 देश हैं तो 199 देश 75% उत्पादन करते हैं और भारत अकेला 25% कर रहा है। अब देख लो ना, 65 से 70 करोड़ केजी प्रतिदिन हम दूध का उत्पादन करते हैं। और तीसरी खबर है कि ब्रिक्स अध्यक्षता, ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। ब्राजील के पास अध्यक्षता थी और आधिकारिक तौर पर इसने भारत को सौंप दी है। अब भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, और जैसे अब भारत के पास अध्यक्षता होगी तो भारत अगले बार जो अध्यक्ष बनेगा उसको अध्यक्षता सौंप देगा। तो पिछली बार कहाँ हुई थी, ब्राजील में, अब ब्राजील ने कहाँ पे किसको सौंप दी अध्यक्षता, भारत को। और भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन, भारत में जितने भी ब्रिक्स हुए हैं, भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत। और इस बार भारत के 4 इसमें क्या है, स्तंभ होंगे, राइस, इसको याद रखना, RICE से, राइस का मतलब आर से रेजिलियंस मतलब लचीलापन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, आई से इनोवेशन, और सी से कोऑपरेशन आपस में सहयोग, और ई से एम्पावरमेंट सशक्तिकरण। ये चीज़ हमारा मेन रहेगा ब्रिक्स के सम्मेलन में। तो ब्रिक्स के सम्मेलन में आपको 4 स्तंभ पूछे जा सकते हैं। भारत की अध्यक्षता के 4 स्तंभ क्या है, राइस हो गया, रेजिलियंस में आर से रेजिलियंस हो गया, इसका मतलब लचीलापन, आई से इनोवेशन मतलब नवाचार हो गया, सी से कोऑपरेशन का मतलब सहयोग हो गया, और ई से एम्पावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एमओयू साइन हुआ है किस किस के बीच में, इंडियन पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच एमओयू साइन हुआ है। किसके लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इनको जो सेवाएं दी जाती है उनको डिजिटली बैंकिंग सेवाएं बना दी जाए, डिजिटली रूप से उनकी हेल्प की जाए, इसके लिए एमओयू साइन हुआ है इंडियन पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एनिमल हस्बेंड्री मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया अभी भी नंबर 1 पे है। इंडिया वर्ल्ड लीडर है क्योंकि 25% मिल्क शेयर इंडिया का है।
और पर कैपिटा अवेलेबल कितना है अपने यहाँ पे मिल्क 485 ग्राम पर डे पर पर्सन। हर व्यक्ति को हम यहाँ पे 485 ग्राम दूध अवेलेबल करवा सकते हैं प्रतिदिन, इतना यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो मैंने आपने कैलकुलेट करके बताया था, मैंने कहा 60 से 70 करोड़ किलो प्रतिदिन पर डे हमारे यहाँ पे दूध होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स चेयरमैनशिप ब्राज़ील ऑफिशियली हैंडेड ओवर कर दी ब्रिक्स चेयरशिप इंडिया को, और इंडिया 80th ब्रिक्स चेयरशिप को समिट जो इंडिया में होने वाला है इस बार, ब्रिक्स का 80th समिट है, ठीक है, 18वां समिट है, इंडिया में होने वाला है। और इसमें इंडिया का फोकस 4 पिलर्स पे रहेगा जो मैंने आपको बता दिया, राइस, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और एम्पावरमेंट। रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट अगली खबर देखते हैं। ये खबर नेशनल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि केरल का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है। वायनाड जिले का कलपेट्टा जिला, वायनाड केरल का एक वायनाड जिला है, उस जिले का जो कलपट्टा है, कलपट्टा जिला न्यायालय है, कलपेट्टा जिला न्यायालय, ठीक है, कलपट्टा सेशन कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये केरल का पूर्णतः पेपरलेस डिजिटल कोर्ट बन गया। यानी कि अब यहाँ पे जितनी भी फाइल होती है, जितनी फाइलिंग होती है, जितने भी समन है, किसी को समन देना है, या फिर जो पुलिस की फाइल होगी, या जो किसी को भी मान लो किसी अपराधी को भी कुछ फोटोस्टेट कॉपी देनी होगी, वो सब अब डिजिटली होगा। उसके पास पीडीएफ भेज दी जाएगी, और समन है तो समन भी व्हाट्सएप के द्वारा या किसी पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह पेपरलेस कोर्ट बन गया है। तो इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है? वायनाड जिले का कलपेट्टा जिला न्यायालय, कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ड्राफ्ट कीटनाशक प्रबंधक विधेयक, ये देखो विधेयक बना नहीं है, लेकिन बनाने वाले हैं किसके लिए? कीटनाशकों की सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता और उसके पंजीकरण को विनियमित करने के लिए एक मसौदा जारी किया गया है। ये कहते हैं कि ये जो बिल आएगा ये 1968 का जो पुराना अधिनियम है उसका स्थान लेगा। इसमें गवर्नमेंट ने सरकार ने लोगों से क्या सुझाव मांगे हैं कि लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। होता क्या है कि अभी तक मोदी गवर्नमेंट में ज़्यादातर यही हुआ है कि मोदी जो भी बिल लेके आती है ना कुछ वहाँ पे उसके विरोध होते ही है। शायद या तो वो तैयारी पूरी नहीं करते, क्योंकि या तो भी लोगों से पूछते नहीं है। जैसे किसान बिल लेके आए थे, उनका बहुत विरोध हुआ, उनको वापस लेना पड़ा, और भी बहुत सी चीज़ें लेके आते हैं, उनका विरोध होने पर उनको वापस लेना पड़ता है। तो थोड़ा जल्दी में रहते हैं, तो वो जल्दी न करके पहले लोगों से सुझाव मांगे। ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, इस बार लोगों से सुझाव मांगे हैं और लोग अपने सुझाव देंगे, उसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और इसमें ये कहते हैं कि सेंट्रल पेस्टिसाइड एक बोर्ड होगा, CPB, सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड, इसका गठन करने का भी प्रावधान है कि ये बोर्ड होगा। तो ये बोर्ड इसमें ध्यान रखेगा कितनी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, पेस्टिसाइड की सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, कहीं भूमि को खराब तो नहीं कर दे। इसलिए ये एक ड्राफ्ट है जिसको कहते हैं पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल। ये अभी तक आया नहीं है, इसको लाने के लिए काम चल रहा है। और देखो अगले 3 वर्ष के लिए ना, अगले 3 वर्ष के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी कहते हैं। इसके लिए आर्थिक मामलों के विभाग ने ना 17 लाख करोड़ की ऐसी 852 योजनाओं के बारे में बताया है कि ये 852 योजनाएं होगी 17 लाख करोड़ की, जिनमें उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। बुनियादी ढांचा क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना अपना, जैसे मान लो अस्पताल, सड़क हो गई, या फिर हवाई अड्डा हो गया, रेल की पटरियाँ, और रेल का जो क्या कहते हैं स्टेशन हो गए, जो मूल ढांचा हो, जिसके जो हमारे मेन चीज़ में काम आए, सड़क हो गई, जहाज के लिए बंदरगाह हो गई, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हमारे बुनियादी ढांचे कहलाते हैं। इनका निर्माण करने के लिए किसकी यूज़ किया गया? यहाँ पे 17 लाख करोड़ रुपए दिए। किसने दिए? किसने ये बताया कि आने वाले 3 वर्षों में आर्थिक मामलों के विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इसने कहा है कि 852 परियोजनाएं हैं, इसके लिए आने वाले 3 सालों में हम काम करेंगे। उनको पाइपलाइन, एक विशाल पाइपलाइन योजना है, मतलब एक मान लो पाइपलाइन का मतलब है कि एक योजना काम हुई फिर अगली आ गई, फिर इस पे काम हुआ फिर अगली आ गई, फिर इस पे काम हुआ फिर अगली आ गई, तो एक के बाद एक ये लगी हुई है। जैसे पाइप में एक के बाद एक चीज़ें, जैसे मान लो पानी का फ्लो है, पहले ये वाला पानी पड़ा, पानी की ये बूंद पड़ी, फिर ये बूंद पड़ी, ये बूंद पड़ी, इसके हिसाब से कि पाइपलाइन के हिसाब से, मतलब पहले ये वाला काम हो गया परियोजना, फिर अगली वाली करो, फिर अगली वाली, फिर अगली वाली, तो सारी सब एक साथ करनी है इनको, इसको कहते हैं पाइपलाइन योजनाएं। चलो आगे देख लेते हैं इंग्लिश में। केरलाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट का नाम कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द केरला के साथ ये इंडिया की भी पहली ही पेपरलेस कोर्ट बन गई है जो डिजिटली काम करेगी सारा। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल का ड्राफ्ट तैयार किया ताकि क्या कर सके? रेगुलेट द सेफ्टी,
क्वालिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, इसके लिए पब्लिक से सुझाव मांगे हैं और ये रिप्लेस करेगा जो ओल्ड 1968 का एक्ट था, इसको रिप्लेस करेगा। और इट प्रपोजेस द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड, सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड होगा, इसका फॉर्मेशन होगा और ये क्या करेगा, ये इस पर सर्विलेंस रखेगा, उनको किसको परमिशन देनी है, किस कंपनी को कौन सा पेस्टिसाइड बना रही है, उसको परमिशन देनी नहीं देनी, उस पर कौन सा जुर्माना लगाना है, वो सब काम ये CPB करेगा। 17 लाख करोड़ की PPP आपको मैंने बता दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पाइपलाइन में है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हैज अनवील्ड ए मैसिव पाइपलाइन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। इट इंक्लूड्स 852 प्रोजेक्ट्स एम्ड एट प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम, क्योंकि ये पार्टनरशिप कौन सी है, पब्लिक प्राइवेट है, तो प्रमोट करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा बुनियादी ढांचों में आप निवेश करो, ताकि जब बुनियादी ढांचे सही होंगे ना, जैसे मान लो आपकी सड़कें अच्छी हैं तो आपका रोजगार या आपकी जो आसपास के क्षेत्र में उद्योग अपने आप बढ़िया या अपने आप उनमें उन्नयन होगा। ये सब बातें कब होगी, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइंस और टेक के हिसाब से देखो, LRASHM मिसाइल होती है। DRDO ने घोषणा की है कि भारत की स्वदेशी LR का मतलब लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया जाएगा। इस मिसाइल को LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप यानी कि कोई शिप आ रही है मान लो भारत की तरफ और हमें लगता है कि ये शिप दुश्मन देश की है या फिर हमने जो चेतावनी दी उसको नहीं मान रही है, तो उसको उड़ाने के लिए इसको एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब इसका मैक नंबर कितना है, 5 या 5 से अधिक है, 5 या मोर देन 5 है। और मैक का मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साउंड ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, कि ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है और साउंड की कितनी स्पीड है, ध्वनि की स्पीड कितनी है, उसके 5 टाइम्स हो जाएगा तो वो होगी हाइपरसोनिक। ये मैक नंबर 5 है। साउंड ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ये हो गया मैक नंबर 5। ये मैं आपको एक लेक्चर में समझा भी चुका हूँ। इसकी मार्ग क्षमता कितनी है, 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। यह है मैक, मैच नहीं है, मैक है ये, ठीक है, यह है मैक 10 की गति तक पहुंच सकती है। मैक आपको बता दिया कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और उसकी साउंड की तुलना में वो नीचे साउंड का हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मैक नंबर आ जाएगा। और अगली खबर है कि हल्दिया नौसेना बेस, भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया नौसेना बेस डिटैचमेंट किया है, स्थापित करने की त्वरित प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बंगाल की खाड़ी में समुद्री निगरानी रखेगा, त्वरित प्रक्रिया की क्षमताओं को बढ़ाएगा। कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट खबर है नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ICJS 2.0 रैंकिंग, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के कार्यान्वयन में उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये खबर महत्वपूर्ण है। ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या, ये चलो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ ये क्या है। देखो, ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें क्या होता है, पुलिस के साथ न्यायपालिका, ठीक है, और इसके साथ फॉरेंसिक, और फॉरेंसिक के साथ जेल प्रणाली, इन चारों को आपस में डिजिटली रूप से कनेक्ट करो। इनको क्या, चारों को डिजिटली रूप से एकीकृत कर देना, एकीकृत कर दिया, यानी पुलिस, जुडिशरी, फॉरेंसिक और जेल। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, एक तो त्वरित न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय, और एक पारदर्शिता होगी, सारा कुछ डिजिटली अवेलेबल है। अब मान लो कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है और आज के दिन मान लो फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और लेकिन FSL बहुत दूर है, जो लैब है वो बहुत दूर है, तो जुडिशरी क्या करेगी, यहाँ पे इसको ऑनलाइन एक समन भेजेगी। तो ये ऑनलाइन समन भेजेगी, उसको बोलेगी कि आप फैक्स कर दो, हमारी रिपोर्ट अगर तैयार है तो वो फैक्स कर दो, आने में टाइम लग जाएगा, तो वो ये रिपोर्ट हाथों हाथ इसको फैक्स कर सकती है, फिर इस रिपोर्ट को मान लिया जाएगा, तो समय बचा, तो न्याय त्वरित होने की संभावना है। पुलिस भी मान लो कोई ऑफिसर होता है, किसी की कहीं कहीं ड्यूटी होती है और मान लो उसको फिर समन
आ गया और उसको समन में अपने उसकी एविडेंस है, तो एविडेंस पे वो ऑनलाइन भी अपनी एविडेंस दे सकता है, न कि जुडिशरी जाने की बजाय। और जेल से भी किसी को मान लो खतरा है किसी गैंगस्टर को दूसरे गैंग से, तो वो जेल में रह के भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। जब मान लो उसकी वो आ जाए, उसकी जिस दिन उसका वो केस हो उस दिन जज पूछता है कि भाई जो एक्यूज है वो कहाँ पे है, तो उसको ऑनलाइन उसकी ब्रीफिंग या वो करा देंगे, देख लो ये रही ऑनलाइन उसकी क्या करा देंगे, दिखा देंगे कि ये रहा जेल में, उसकी फिर रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट हो सकती है। तो इन चारों को डिजिटली रूप से एकीकृत करने के लिए बनाया गया है इंटर जो है ना जस्टिस और सिस्टम है, इसको क्या बनाया गया है डिजिटली, क्या नाम है इसका, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इस ये 2.0 इस बार रिपोर्ट आई है और नंबर 1 को रहा है इसमें उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड पुलिस ने इन क्षेत्रों में डिजिटली पुलिस को, न्यायपालिका को, फॉरेंसिक को, जेल प्रणाली को जोड़ने में 1 नंबर का काम किया है। इसलिए उत्तराखंड इस बार नंबर 1 रैंकिंग पे है और ये बहुत अच्छी चीज़ है न्याय के लिए। चलो, पारदर्शिता होती है, त्वरित न्याय मिलता है और न्याय मिलने में सुगमता होती है, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। और आपको मान लो आपको केस चल रहा है और आपको पता लगे आज क्या निर्णय रहेगा, तो ऑनलाइन आप क्या देख सकते हो, अपना ऑर्डर, उस दिन का जज का ऑर्डर आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा आज ये वाला ऑर्डर पास हुआ है, ये काम हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंग्लिश में देख लेते हैं। LRASM लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, DRDO अनाउंस दैट, ये क्या है, ये जो मिसाइल है ये रिपब्लिक डे परेड पे 26 जनवरी को शो होगी और इसकी स्ट्राइकिंग रेंज कितनी है 1500 किलोमीटर एंड रीच स्पीड अप टू द मैक 10 तक की स्पीड पे ये पहुंच सकती है। हाइपरसोनिक क्या होता है, जिसकी स्पीड मैक 5 या उससे अबव हो। जो हाइपरसोनिक होती है ना, इसकी मतलब है कि इसकी स्पीड मैक 5 या इससे अबव हो, इसका मतलब अबव है, ग्रेटर देन इक्वल टू। हल्दिया नेवल बेस ये कहाँ खुल रहा है, पश्चिम बंगाल में है। इसका क्या काम होगा, मेन तो कहीं होगा मेरीटाइम सर्विलेंस होगी और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज होगी इन बे ऑफ बंगाल में, इसीलिए इसको खोला है। ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको मैंने बता दिया। उत्तराखंड पुलिस हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल लेवल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस हो गई, जुडिशरी होगी, इसमें क्या होगी, पुलिस, जुडिशरी, फॉरेंसिक और जेल, इनको एक साथ डिजिटलाइज किया गया है, डिजिटली रूप से कनेक्ट किया गया है, ताकि जो हमारा जस्टिस सिस्टम हो वो क्विक हो, ट्रांसपेरेंट हो और इजीली अवेलेबल हो। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा विद्युतकृत रेल नेटवर्क, भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि उसने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2% यानी कि 69,427 किलोमीटर रूट विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। मतलब ब्रॉड गेज में पहले डीजल इंजन भी चलते थे, डीजल इंजन को हटा के इन्होंने 99.2% क्या कर दिया है, विद्युतीकरण कर लिया, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क सिस्टम बन गया है। अब इसमें देखो एक चीज़ आई है ब्रॉड गेज नेटवर्क, ये क्या है, चलो ये भी आपको थोड़ा सा समझा ही देते हैं। देखो भारत में है ना, भारत में 4 प्रकार के गेज प्रणाली है। ब्रॉड गेज होता क्या है, गेज क्या होता है, देखो मान लो ये पटरी है एक और ये पटरी 2, इस पर रेल चलती है, ये मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ। इन दोनों के जो अंदर के बीच की दूरी है ना, ये कहलाती है गेज। पटरियों के अंदर वाली पटरियों के दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गेज। भारत में 4 प्रकार के गेज है, भारत में 4 प्रकार के क्या कल चलते हैं, गेज सिस्टम है। कौन कौन से है, एक तो हो गया ब्रॉड गेज, एक हो गया स्टैंडर्ड गेज, एक हो गया मीटर गेज और एक हो गया नैरो गेज। ये हो गया। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो ब्रॉड गेज का मतलब इन दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी होगी, इन दोनों के बीच में ज़्यादा क्या होगी, दूरी होगी। ज़्यादा दूरी होगी तो मतलब पटरियां हैं आपस में एडजस्ट करने में सही रहेगा, क्योंकि पटरियों के बीच में जो एडजस्टमेंट है उसी के हिसाब से इन दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी है। ब्रॉड गेज में दूरी कितनी होती है, ब्रॉड गेज में जो दूरी होती है ना वो होती है 1676 मिलीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि 5 फीट 6 इंच के आसपास, लगभग
5 फीट 6 इंच के आसपास। स्टैंडर्ड गेज में होती है 1435 मिलीमीटर की दूरी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 फुट 8.5 इंच। ये स्टैंडर्ड गेज की दूरी होती है। मीटर गेज में देखो 1000 mm, 1000 mm में 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर की दूरी की 1 मीटर के बीच की दूरी होगी तो वो मीटर गेज कहलाएगा। तो मीटर गेज कितना फिट में कितना हो गया, 3 फुट और 3/8 इंच, ये हो गया मीटर गेज। और नैरो गेज में यहाँ पे मेरी फोटो होगी तो मैं आपको ऊपर देता हूँ। नैरो गेज में होता है 762 mm, उसको 2.5 फुट कह सकते हो, 2 फुट और 6 इंच। और 1 मीटर गेज में 610 mm भी होती है, ये होती है पूरी 2 फीट। ठीक है, जो यूपी साइड में जो पहले ट्रेनें चलती थी वो नैरो गेज में चलती थी, जिसको छोटी लाइन वाला कहते हैं कि अपने कहते हैं छोटी लाइन वाले हैं, वो छोटी लाइन की ट्रेन चलती थी उसको नैरो गेज कहते हैं। और मीटर गेज, जितनी भी मेट्रो की जो गाड़ी चलती है ना वो लगभग सारी मीटर गेज में चलती है। स्टैंडर्ड गेज में भी जो, और नैरो गेज का एक सबसे सुंदर उदाहरण है वो जो कालका शिमला हाईवे है ना, तो कालका शिमला जो रेल है वो बहुत सुंदर, यूनेस्को में भी शामिल कर रखा है, वो इसका उदाहरण हो सकता है। मीटर गेज में जितनी भी मेट्रो चल रही है माना जाता है कि वो मीटर गेज में वो परफेक्ट है। स्टैंडर्ड गेज भी है, स्टैंडर्ड गेज में भी अब इन सबको सब लगभग ब्रॉड गेज में लाया जा रहा है। ब्रॉड गेज में जितनी भी रेल चल रही है, अधिकतर जितनी भी रेलें चल रही है वो सारी ब्रॉड गेज में ही चल रही है। जो वर्तमान में रेलें बन रही है मेट्रो को छोड़ के वो सारी ब्रॉड गेज में ही बन रही है। ये फ़र्क है इनमें। गेज का मतलब दो पटरियों के बीच की दूरी, अंदर की दूरी। ठीक है, पटरियाँ चौड़ी भी होती है, ये चौड़ाई को, जैसे ये पटरी है ये इतनी चौड़ी होगी तो इस चौड़ाई को हम छोड़ देंगे, इस बार वाली चौड़ाई को। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो खबर क्या है कि ब्रॉड गेज में जितनी भी है उसका 99.2% क्या हो चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है, यानी अब ये विद्युत से चलती है, डीजल की जरूरत नहीं है। चलिए इसको इंग्लिश में क्यों, पहले हिंदी वाला भी तो देखें पूरा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल सिस्टम बन चुका है। हमने बता दिया विश्व का सबसे बड़ा, अगर प्रश्न आए रेल विद्युतीकरण सिस्टम कौन सा है तो भारत का है। बायोबिटमिन का व्यावसायिक उत्पादन है। भारत के कृषि अपशिष्ट होते हैं, जैसे पराली जलाते हैं, फिर दिल्ली में बहुत धुआं हो जाता है, और फिर दिल्ली के सीएम और दिल्ली की जो भी सरकार होती है वो किसानों को दोष देती है कि किसान पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। तो इसी पराली या किसी अपशिष्ट से अब उनको जलाने की बजाय आप बायोबिटुमेन बना सकते हो, का व्यावसायिक उत्पादन कर सकते हो। ये करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया भारत ने किया है। और इससे सड़कों के निर्माण में कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। अब डामर वामर की जगह आप जो सड़कों के निर्माण के लिए डामर का उपयोग किया जाता है ना, उसकी जगह इसका बायोबिटुमेन का उपयोग किया जाएगा। और इसे बनाया किसने है, इसे CSIR, CRRI और CIIP के द्वारा। ये जो सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, केंद्रीय जो कहते हैं ना काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये CSIR का फुल फॉर्म होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। इसी की दो अलग अलग कॉलेज हैं। एक तो है CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये CRRI ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये किसके अंदर है, CSIR के अंदर है इसके द्वारा, और CSIR IIP के द्वारा। IIP का मतलब है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये IIP ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का। इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया, इसको बायोबिटुमेन का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये कहाँ पे है, देहरादून में है। ये है देहरादून में। इन दोनों ने मिलके, तो ये आपको इनके नाम याद रखने हैं। CSIR के CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, CSIR के दोनों अंडर पे, इन दोनों ने मिलके
भारत के कृषि अपशिष्ट से होने वाले जो जैसे पराली वराली अपशिष्ट है उनसे बायोबिटुमेन को बनाया है। और इस बायोबिटुमेन से फायदा क्या होगा, सॉरी, इस बायोबिटुमेन से फायदा क्या होगा, कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा और सड़क निर्माण आसानी से किया जा सकता है। फिर देखो अगली खबर है पंखुड़ी पोर्टल। केंद्रीय महिला विकास बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पंखुड़ी पोर्टल का एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या लॉन्च किया, आपको याद रखना है कि पंखुड़ी पोर्टल इसका उद्देश्य क्या है। इसका कार्य है कि महिला तथा बाल विकास से संबंधित जो भी पहले हैं उनमें सहयोग और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना। महिला और बाल विकास से संबंधित जो भी पहले जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो फिर क्या चल रही है, अपनी योजनाएं चल रही हैं, उन सब में सहयोग देना और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना। यानी कि महिला और बाल विकास के लिए जो योजनाएं बनी है वो उन पर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ये सब पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंखुड़ी पोर्टल बनाया गया है। चलिए आगे इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। World largest electrified rail network, Indian Railway announced that it has completed electrification of nearly 92.2%, यानी approximate 69,427 किलोमीटर रूट को क्या कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। और ये भी कितना है, ब्रॉड गेज वाला है। ठीक है, 4 टाइप के आपके इंडिया को गेज बता दिए मैंने, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम बन गया है इंडिया बन चुका है। तो ये खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायोबिटुमेन, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट सच एज पैडी स्ट्रॉ, पराली के द्वारा। दीज रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंस घटेगी तो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा। ये हम यूज कर सकते हैं पराली वराली को, बायो अपशिष्ट को, जो कहते हैं ना, ये बायो वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको यूज कर सकते हैं और पॉल्यूशन भी डिक्रीज होगा। और किसके द्वारा बनाया गया, CSIR की, CRRI और CSIR की IAP, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की है। ये सेंटर फॉर कौन सा है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, ये देहरादून में। इन दोनों ने मिलकर इसको बायोबिटुमेन को बनाया है, ठीक है। पंखुड़ी पोर्टल, ये याद रखना, पंखुड़ी पोर्टल का मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड। वुमेन और चाइल्ड के लिए जो प्रोग्राम, जो स्कीम बनी है वो उन तक, उनका बेनिफिट उन तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या इनसे संबंधित जो भी प्रोग्राम्स हैं उन आपस में कोलैबोरेशन करने के लिए ये पंखुड़ी पोर्टल बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। शक्तिमान रेजिमेंट, ये देखिए, ये जो भैरव बल का गठन हुआ था ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, आधुनिक जो युद्ध के लिए भैरव बल का गठन हुआ था, जिसमें क्या किया था, जिसमें ड्रोन के लिए 1 लाख कर्मचारी होंगे, ड्रोन ऑपरेटिव होंगे और 15 बटालियन होगी। उस जो बटालियन है, उस बटालियन में जो रेजिमेंट है उसमें नाम है शक्तिमान रेजिमेंट। भारतीय सेना के ड्रोन युद्ध के लिए 15 से विशेष शक्तिमान रेजिमेंट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये इकाई क्या करेगी, स्वार्म ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन, आत्मघाती ड्रोन से लेस होगी। ये 15 से 20 बटालियन होगी, उसी के तहत, भैरव बल के तहत होगी। ये कौन सी होगी, शक्तिमान रेजिमेंट। ठीक है, इसको आप याद रखना। पिनाका रॉकेट सिस्टम का ओवरऑल देखो, ये इतना कोई खास तो नहीं है कि भारतीय सेना ने पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के आधुनिकीकरण और मरम्मत का टाटा एडवांस सिस्टम और LNT को ऑर्डर जारी किया। मतलब ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि भाई इसको आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करो और इसकी मरम्मत के लिए किसको दिया है, टाटा एडवांस सिस्टम और LNT को। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये ध्यान रखना, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाका के। पिनाका क्या है, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो है पिनाका, और इसकी जो एडवांसमेंट, इसका जो आधुनिकीकरण और इसका जो मरम्मत होगी वो कौन करेगी, अब टाटा एडवांस सिस्टम्स और LNT, लॉरेंस एंड टर्बो, ये बड़ी कंपनियां हैं, इनको ऑर्डर जारी कर दिया है। अब ये खबर देखो, नेट ग्रिड। नेट ग्रिड है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, इसका काम क्या है, सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का साझा करना। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, मान लो पुलिस होगी, CBI हो गई, IB हो गई और आर्मी हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, उनके बीच में आपस में सूचनाएं एक दूसरे को दी जा सके, उसके लिए जो विकसित किया गया वो है नेट ग्रिड। और ये बहुत ही गोपनीय सूचनाओं को क्या करता है, डील करता है। इसलिए इसका एडवांसमेंट होना या इसका सही सशक्त होना, टेक्नोलॉजिकल रूप से, तकनीकी रूप से भी इनका एडवांस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इसको सशक्त बनाने पर चर्चा की गई है। नेट ग्रिड आपको याद रखना बस, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है और इसका काम क्या है, इसका काम है
सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं के निर्बाध साझाकरण के लिए नेट ग्रिड को और अधिक सशक्त बनाने पर चर्चा की है कि इसको अधिक सशक्त बनाना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। शक्तिबाण मैंने आपको बता दिया। भैरव फोर्सेस के अंदर ये क्या है, शक्तिबाण रेजिमेंट बनाई है, कितनी 15 से 20 है। और इसका क्या काम क्या होगा, इक्विप्ड विद स्वार्म ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशन। इसका मतलब सुसाइड ड्रोन होंगे जो क्या 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 काम करेंगे, दुश्मन के ऊपर जाकर, मान लो दुश्मन के टैंक से भिड़ गए, उसको टैंक को उड़ा दिया, या दुश्मन के खेमे में जाके वहां पे फूट गए तो काफी दुश्मनों को उड़ा दिया, तो उसको कहते हैं सुसाइड ड्रोन्स। और पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को मैंने बता दिया कि इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए और रिपेयर के लिए किस किस को दिया गया है, ये टाटा एडवांस सिस्टम को और एल&टी को इंडियन आर्मी ने ऑर्डर दे दिया कि अब प्राइवेटाइजेशन किस में हो गया, आर्मी में भी होने लग गया कि आप इन चीज़ों का, पिनाका का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो आप सही करो और उसको रिपेयर करना, तो अभी ये काम इसको दे दिया प्राइवेट कंपनी को। नेट ग्रिड मैंने बता दिया, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये डिस्कशन वर हेल्ड और फर्दर स्ट्रेंथ नेट ग्रिड। इस नेट ग्रिड का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, देखो ट्रेन बनी नहीं है लेकिन पटरी पर आएगी। कब आएगी, जब जल्दी सी, बहुत ही जल्द आएगी। लेकिन इसके लिए एक हाइड्रोजन प्लांट बनाया है। इस प्लांट का अंतिम कमीशन कब है, हरियाणा के जींद में। बस ये खबर महत्वपूर्ण है, हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन प्लांट का अंतिम कमीशन का चरण शुरू हो गया है और जल्द ही भारत में हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रेन आ गई तो मतलब हमारा फ्यूल और हमारी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी की बचत होगी। एशिया की पहली प्रदूषण निगरानी सुविधा, दिल्ली के CSIR में NPL द्वारा वायु प्रदूषण निगरानी प्रयोगशालाओं को प्रमाणित करने के लिए एक वैश्विक स्तर पर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। यानी कि ये एशिया की पहली प्रदूषण निगरानी सुविधा होगी। किसने विकसित की है, CSIR NPL द्वारा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। CSIR के बहुत से छोटे छोटे संस्थान हैं, जैसे मैंने CRRI बताया, IIP बताया, वैसे ही एक दिल्ली में है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये है NPL। इन्होंने क्या बनाया, एशिया का पहला प्रदूषण निगरानी केंद्र, प्रदूषण निगरानी सुविधा प्रयोगशाला बनाई है। ठीक है, विश्व का पहला का। और एक आधार के ऊपर सुविधा ये देखो बंदा दिख रहा है ना आपको, ये चित्र दिख रहा है मेरे ठीक ऊपर। इसमें क्या है, UIDAI ने आधार के लिए उदय नामक एक नया शुभंकर लॉन्च किया। ये मैस्कॉट है, नया मैस्कॉट शुभंकर है आधार का। इसका क्या नाम है, उदय। इसका नाम क्या है, उदय। और ये आधार का नया शुभंकर है। तो पूछा जाए आधार का नया शुभंकर क्या है, तो उदय है। या पूछा जाए उदय क्या है, तो आधार का नया शुभंकर है। और इसको किसने बनाया है, केरल के अरुण गोकल ने इसका डिजाइन किया है। केरल के एक व्यक्ति है अरुण गोकल जिसने इसका डिजाइन किया है। 1 2 3 4 5 6 7 इसके ऊपर माथे में पट्टियां हैं, गले में उसने तिरंगा लहरा रखा है, बीच में इसके टी-शर्ट के उसके ऊपर आधार लिखा हुआ है, लाल कलर की इसकी पैंट है, जूते भी थोड़े मैरून कलर के से ऐसे कोई जूते हैं इनके, और ये सबको हाई कर रहा है। दांत इसके है नहीं, बुक्खा है ये थोड़ा। इंग्लिश में देख लो, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन अभी है नहीं पर आएगी, पर लेकिन इसका हाइड्रोजन पावर्ड जो हाइड्रोजन प्लांट है वो हरियाणा के जिंद में कमीशन किया गया है। हरियाणा के जिंद में हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया ताकि हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की जा सके, हाइड्रोजन बनाई जा सके। तो बहुत जल्द हमें भारत की पटरियों पर हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिलेगी। एशियाज फर्स्ट पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फैसिलिटी कहाँ है, दिल्ली में। किसने विकसित किया, CSIR NPL ने, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने इसको बनाया है, इनोग्रेटेड बाई CSIR NPL। मैस्कॉट ऑफ आधार, UIDAI लॉन्च ए न्यू मैस्कॉट फॉर आधार कार्ड, उदय। ये है उदय, ये इस बाजी का नाम उदय है। इट हैज़ डिजाइंड बाई अरुण गोकुल ऑफ केरला, केरला के व्यक्ति है अरुण गोकुल, इन्होंने ही इनको डिजाइन किया है। चलिए आगे चलते हैं। अडानी पावर कस्टम ड्यूटी रूलिंग। देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में गुजरात के हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इकोनॉमिक जोन में उत्पन्न बिजली को डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सप्लाई करने पर कस्टम ड्यूटी लगाना 2010 से 2016 की अवधि के लिए कानून के अधिकार के बिना था। कोर्ट कहती है कि आपको कोई अधिकार है नहीं अगर आप रिवर्स डेट से या पिछले वाली डेट से आप किसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो। ये जब रूल था नहीं उससे पहले आपने यहाँ पे कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर लगा रहे हो, 2016 के बाद आपने रूल बनाया होगा, फिर आप इसके ऊपर ड्यूटी लगा रहे हो। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इसको
ड्यूटी इसके ऊपर लगनी चाहिए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जब कानून की आप पालन करो, जब आपको कह दिया कि आपको अधिकार नहीं है इसके ऊपर टैक्स लगाने का, तो फिर आपने क्यों लगाया? तो उसने जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको रूल आउट कर दिया, सेट असाइड कर दिया, मतलब अपास्त कहते हैं उसको, अपास्त कर दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका आदेश कानून के लिए बाध्यकारी आदेश होते हैं और कार्यपालिका एक निरस्त कर को नए नाम के तहत लागू नहीं कर सकती। मतलब एक ऐसा टैक्स है जिसको ऑलरेडी निरस्त कर दिया है, उसको कार्यपालिका नए नाम के तहत लागू नहीं कर सकती। अब आप नया नाम लगा के उसके ऊपर नया टैक्स नहीं लगा सकते, आपको न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना चाहिए, और ये आपके लिए ऊपर बाध्यकारी भी है। ऐसा कोर्ट ने डांटा भी है, हाईकोर्ट और उसकी जो हाईकोर्ट को नहीं डांटा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है गुजरात के, उनको डांटा है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते। अभी देखो क्या चल रहा है, SIR चल रहा है, SIR विशेष गहन संशोधन, स्पेशल इंटेंसिव संशोधन चल रहा है, SIR। ये बताते हैं कि कई राज्यों में असम को छोड़कर लिंग अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का नाम और महिला, जितने भी महिला पुरुष सबके नाम जोड़े जा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं गिरावट आई है। गिरावट के कारण क्या है कि लाखों गायब महिलाएं मतदाता हैं, मुख्यतः इसीलिए कि मत गृह से गए और विवाहिता गृह में नाम जोड़े नहीं गए। वो अपने घर से तो चली गई, और लेकिन जहाँ ससुराल में गई है वहाँ पे नाम जोड़े नहीं गई है। इस कारण लाखों महिलाओं के नाम गायब हो चुके हैं। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि जोड़े जाने चाहिए नाम। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि अडानी पावर में आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेट असाइड कर दिया। किसको सेट असाइड कर दिया? 2019 की गुजरात हाईकोर्ट की वर्डिक्ट को, कि वो क्या कह रहा था कि लिवाई करना है कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड इन एन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एंड सप्लाई टू ए डोमेस्टिक टेरिफ एरिया वाज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ फॉर द पीरियड बिटवीन 2010 to 2016। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ या कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है तो वो आपके लिए क्या है, बाइंडिंग है, आपके लिए बाइंडिंग है, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो एग्जीक्यूटिव्स है, इनको क्या करना चाहिए, इनको अपने जो अधिकार क्षेत्र उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। इलेक्ट्रोल रोल एंड मिसिंग वुमेन वोटर्स, आपको बता दिया। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, SIR चल रहा है, उसमें पता चला है कि महिलाओं के लिंग अनुपात में, ये जो महिलाओं के नामों में गिरावट आई है, उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डाटा इंडिकेट कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ है इसमें जेंडर रेशियो में। कारण क्या है इसका कारण ये हो सकता है कि जो वुमेन वोटर्स हैं वो अपने पैटर्नल हाउस से तो उनके नाम डिलीट हो गए, परंतु जो उनके मैरिड होम्स है वहाँ पे उनके नाम ऐड नहीं हुए। यानी पैटर्नल हाउस जो उनके घर के नाम थे वहाँ से तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो मैटरनल होम्स है वहाँ पे इनके नाम ऐड नहीं हुए, इसलिए गिरावट आना बताया गया है। नेक्स्ट खबर देखते हैं कि नागरिकता सत्यापन पर ECI, भारतीय निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दावा किया है कि मतदान सूची के लिए नागरिकता सत्यापित करने में उसका अधिकार सीधा संविधान से आता है। कि भाई ECI कहता है कि किसको नागरिक रखना है, किसका नाम सूची में रखना है, नहीं रखना है, ये सब हमें संविधान से मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 में हमें इसमें क्या मिलता है, पावर मिलती है कि किसका नाम सूची में रखना है, मतलब सूची में किसका नाम नहीं रखना। इसे नागरिकता जो अधिनियम है 1955, उससे कोई आप हमें, या ये जो अधिनियम है नागरिकता अधिनियम, ये हमें नहीं रोक सकता कि किसका नाम नागरिकता सूची में रखना है, किसका नहीं रखना। ECI कहता है कि हमारा परम कर्तव्य है कि मतदाता सूची में सिर्फ भारतीय नागरिक हो, मतदाता सूची में सिर्फ भारतीय नागरिक हो। वो व्यक्ति जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है या जो विदेशी जो भारत में रह रहे हैं उनका नाम इस सूची में शामिल न हो, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक पावर मिलती है हमें किससे, अनुच्छेद 324 और 326 से। तो ECI ने तक दिया है कि जबकि केंद्र सरकार के पास नागरिकता समाप्त करने का विशेष अधिकार है, ECI संवैधानिक रूप से बाध्य है कि केवल नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हो। नागरिकता खत्म करने का अधिकार तो किसका है, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास है। किसी की नागरिकता खत्म करनी है या नहीं करनी, ये केंद्र सरकार के पास पावर होती है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिकार, अभी जो पिछले दिनों में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, तो केंद्र सरकार नागरिकता खत्म कर सकती है। लेकिन कौन सा नागरिक मतदाता सूची में आएगा नहीं आएगा, ये पावर ECI के पास है, और ये ECI संवैधानिक रूप से बाध्य है। वो कहती है कि हम इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देता है। केंद्र सरकार हमें नहीं कह सकती इसका नाम रखो, उसका नहीं रखना, तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को।
और जो आदमी जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। जो 18 वर्ष से ऊपर नहीं है उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। ये कहती है ईसीआई। मतदाता सूची से हटाना SIR 2.0। ये देखते हैं अगली खबर। विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण में 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 6.56 करोड़ मतदाताओं को, लगभग 13% को हटा दिया गया है। इतने मतदाताओं को हटा दिया गया है इस SIR में। इसका काम यही है कि गहन संशोधन करना है कि जो मतदाता का नाम है वो है नहीं, जो कहते हैं ना फेक वोटर्स है, जो स्यूडो वोटर्स हैं, वो सबको हटाना है। इसीलिए SIR शुरू किया गया है। इसके तहत 6.56 करोड़ वोटर्स को तो हटा दिया गया है। उनके नाम तो हटा दिए गए, या तो मर चुके हैं या कहीं और विस्थापित हो चुके हैं। इसलिए 13% लोगों के नाम हटा दिए गए। उत्तर प्रदेश में 19% गिरावट देखी गई है। कारण क्या हो सकता है? या तो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम नहीं हटाया गया, वो हो सकता है। और दूसरा, ज़्यादातर यूपी के लोग क्या है, बाहर जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके नाम भी नहीं हटाए गए हैं और वहाँ परमानेंट वो बस गए हैं, तो वहाँ पे भी उनके नाम हटाए गए हैं। जहाँ पे बस गए हैं वहाँ पे उनके नाम ऐड कर दिए जाते हैं। तो 14.06% या तो अनुपस्थित, ये देखो स्थानांतरित होने के कारण हटाए गए हैं। ये वहाँ से क्या हो गए? विस्थापित हो गए। चलिए इसी खबर को अब इंग्लिश में देख लेते हैं। ECI on citizenship verification. The Election Commission of India asserted before the Supreme Court that its power to verify citizenship for electoral rolls flow directly from the Constitution under Article 324 and 326 is not detracted by the Citizenship Act 1955. The ECI argued that while the central government has exclusive jurisdiction over the termination of citizenship, the ECI is constitutionally obligated to ensure only citizens are included in the rolls. जो इलेक्ट्रो रोल है उनमें सिर्फ सिटीजन्स इंक्लूड हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। किसके ऊपर है? ECI के ऊपर। और लेकिन किसकी सिटीजनशिप एंड करनी है, किसकी सिटीजनशिप को हटाना है, ये किसके पास पावर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किस एक्ट के तहत? अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बात सुप्रीम कोर्ट को किसने बताई है? ECI ने बताई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्ट्रिक रोल डिलीटेशन में SIR 2.0 चल रहा है। उसमें द सेकंड राउंड ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रिजल्टेड इन द डिलीटेशन ऑफ 6.56 करोड़ इलेक्टर्स, नियरली 13% अक्रॉस द 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। उत्तर प्रदेश saw a 19% decrease in electorals, which 14.06% deleted due to being absent or shifted। तो मेनली यही है, absent या shifted है। और बाकी जो 14 के अलावा जो 5% बचे हैं वो ऑलरेडी डेथ पर्सन्स है, जिनके नेम इलेक्टोरल रोल्स में अभी भी शामिल है, इंक्लूड है। उनको हटाने के लिए ये SIR चल रहा है। इसी प्रकार के स्यूडो वोटर्स हैं, या जो फेक वोटर्स हैं, या जो मर चुके हैं उनके नाम भी है, इसीलिए ये SIR चलाया गया है। अगली खबर देखते हैं। देखो, सिद्धारमैया ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्य के सबसे लंबे तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो 2792 दिनों तक मंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री। और इसको रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है? 7 जनवरी को ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। किसने तोड़ दिया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। अब सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इन्होंने राज्य में 16 बजट पेश किए। यानी इन्होंने अब 2800 दिन तक, लगभग 2800 दिन तक ये मंत्री बने हुए हैं, लगभग इतने दिन तक। ठीक है। और विराट रामायण मंदिर, ये पूछा जा सकता है कि विराट रामायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर है बिहार में, ईस्ट चंपारण में। बिहार के ईस्ट चंपारण में। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित विराट रामायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो हाल ही में चर्चित विराट रामायण मंदिर है बिहार के ईस्ट चंपारण में। और इसमें क्या है? तमिलनाडु के एक ही काले पत्थर की ग्रेनाइट की चट्टान से खुदाया गया 33 फीट लंबा और 210 टन का शिवलिंग लाया गया। कहाँ से लाया गया ये शिवलिंग? तमिलनाडु से। जो विराट रामायण मंदिर है, इसमें जो शिवलिंग है 33 फीट लंबा है, 210 टन का है और काले ग्रेनाइट से बनाया है। लाया कहाँ गया? तमिलनाडु से। और विराट रामायण मंदिर है कहाँ? ईस्ट चंपारण में, बिहार में। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। सिद्धारमैया का रिकॉर्ड हमने देख ही लिया कि हाईएस्ट जो कहते हैं ना डेज जिस सीएम ने बिताए हैं कर्नाटक में, वो कौन हो गए? सिद्धारमैया, कर्नाटक में। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? डी देवराज उर्स का। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए, कौन बन गए अब? सिद्धारमैया। विराट रामायण टेम्पल, ए 33 फुट लॉन्ग 210 टन शिवलिंग कहाँ से क्रेव्ड किया है? ये सिंगल ब्लैक ग्रेनाइट का है। ये एक ही ग्रेनाइट से बना हुआ, काले पत्थर या काले ग्रेनाइट से बना हुआ शिवलिंग है। और ये 33 फीट ऊंचा है। ऐसे कोई
शिवलिंग, ठीक है। ये कहाँ से लेके आए हैं? लेके आए हैं तमिलनाडु से। और इसको कौन से मंदिर में शिफ्ट करेंगे? ये है विराट रामायण मंदिर, ईस्ट चंपारण, बिहार में। बस ये ध्यान रखना कि हाल ही में चर्चित विराट रामायण मंदिर कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण, बिहार में। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वित्तीय सुधार। देखो, आरबीआई ने दिल्ली को एक आरबीआई के साथ दिल्ली ने एक समझौता कर लिया है। दिल्ली जो सरकार है अब एक सार्वजनिक खाता खोल सकती है, और जो राष्ट्रीय लघु बचत है इस पर निर्भर रहने के बजाय बाजार से सीधा धन उठा सकती है। ये अपने कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड्स रिलीज कर देगी। सिक्योरिटी बॉन्ड इस खाते के तहत रिलीज करेगी और लोगों को सिक्योरिटी बॉन्ड देगी, और लोग सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदेंगे तो इनके पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो वो लघु बचतों का उपयोग करने से बेहतर है कि वो ऐसे सिक्योरिटी बॉन्ड्स बनाए, या इस खाते के तहत वो कुछ सिक्योरिटी देके अपना बॉन्ड्स बना सकती है और डायरेक्ट बाजार से पैसे उठा सकती है। ये दिल्ली में एक वित्तीय सुधार हुआ है। और किसके साथ इन्होंने किया है? आरबीआई के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। भारत सिलिकॉन क्लब में शामिल है। भारत अपनी पहली स्वदेशी विकसित प्रक्रिया और संयंत्र बनाने के लिए तैयार है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सौर ऊर्जा उद्योगों में आवश्यक कच्चे माल के लिए होगा। तो भारत अब सिलिकॉन क्लब में शामिल हो जाएगा। भारत क्या है? तैयार है संयंत्र बनाने के लिए। और ये सिलिकॉन किस लिए चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक और सौर ऊर्जा उद्योगों में जो कच्चा माल है उसके लिए ये आवश्यक होता है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। दिल्ली फाइनेंशियल रिफॉर्म मैंने आपको बताई दी है। आरबीआई है, आरबीआई पब्लिक अकाउंट बना सकती है, और फिर जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है इसकी जगह वो खुद सिक्योरिटी बॉन्ड लॉन्च करके डायरेक्ट मार्केट से ये क्या सकती है? पैसा उठा सकती है। लोगों को सिक्योरिटी बॉन्ड मिलेंगे, लोग पैसा देंगे, पैसे का यूज़ कर लेगी, और लोगों को इसके ऊपर क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर क्या मिल जाएगा? लोगों को इंटरेस्ट मिल जाएगा, और गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। ये पदानुक्रम चलता रहेगा। ये ऐसे पदानुक्रम नहीं, क्रम चलता रहेगा। इंडिया ज्वाइन सिलिकॉन क्लब, इंडिया ज्वाइन करने वाला है। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पावर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है, वो उसका जो पावर प्लांट और जो क्या कहते हैं उसको, प्लांट और प्रोसेस खुद इंडिया अब इंडिजीनियसली करेगा, डेवलप करेगा। चलिए आगे चलते। बहुत अच्छी बात है अगर हम सिलिकॉन क्लब में शामिल होते हैं तो। अब खोज हुई है, देखो, मिजोरम में एक नई गैर विषैली सांप की प्रजाति है, कैलामारिया मिजोरमेंसिस। कैलामारिया मिजोरमेंसिस, ये क्या है? ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित कैलामारिया मिजोरमेंसिस क्या है? तो ये एक गैर विषैली, जिसमें क्या है? पॉइजन नहीं है, नॉन पॉइजनस क्या है? स्नेक की एक प्रजाति है, कि एक क्या है? ब्रीड है। नॉन पॉइजनस स्नेक की एक ब्रीड है। क्या नाम है? कैलामरिया मिजोरमेंसिस। ये कहाँ खोजी गई है? मिजोरम में। ये प्रश्न बन सकता है। पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक नुकसान। 7 गैलेक्सी मेंढक है, 7 गैलेक्सी मेंढक्स, जिनका नाम क्या है? मेलानोबैट्रिकस इंडिकस है, जो पश्चिमी घाट में एक अनोखी, एक संवेदनशील प्रजाति है, जो फोटोग्राफरों ओवर टूरिज्म के कारण क्या हो गया है? या तो खो गए या फिर मरे हुए। ये देखो, ये वाला मेंढक है, ये बेचारा, या तो ये गैलेक्सी मेंढक कहते हैं, 7 मेंढक थे, या तो ये खो गए या फिर ये मर चुके हैं। बहुत दुखद खबर है। पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान होना इन दी एंड हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और होगा। आप इस चीज़ को मान के चलो, क्योंकि परिस्थितिकी एक दूसरे से हमेशा संबंधित होगी। जब आप परिस्थितिकी पढ़ते हो तो आपको पता है कि हर चीज़ एक दूसरे से संबंधित होती है। चलिए आगे चलते हैं, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। वो तो आपको देख ही लिया इंग्लिश में, वहाँ पे नॉन पॉइजनस स्नेक था, कैलामेरिया क्या था, वापस देख लेते हैं। कैलामेरिया मिंजोरमेंसिस, ठीक है। और ये क्या है? गैलेक्सी 7 गैलेक्सी फ्रॉग्स है, जिसका नाम क्या है? मेलानोबैक्टरस इंडिकस। ये बेचारे वेस्टर्न घाट में थे, वहाँ से या तो लॉस्ट हो गए या फिर वहाँ से डेड हो चुके हैं। और किस कारण? ओवर टूरिज्म, या तो वहाँ पे फोटोग्राफर पहुँचते हैं या फिर ओवर टूरिज्म के कारण वहाँ पे वो लॉस्ट हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्कैम जेट इंजन परीक्षण। भारत के डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हैदराबाद में एक्टिवली कूल्ड स्कैम जेट फुल स्केल कंबस्टर का सफल जमीनी परीक्षण किया है। यह इंजन लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक चला है, जो भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत की जो क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब मैक नंबर इसका 5 से अधिक है। क्रूज मिसाइल का मतलब फायर एंड फॉरगेट। क्रूज मिसाइल, एक बार मिसाइल दाग दी, फिर आप कहीं भी जाओ, मिसाइल आपका पीछा करती रहेगी। जहाँ तो जाएगी चाहिए वहीं चल आऊँगा, ऐसे मिसाइल पीछे पीछे चली आती है आपके। आप इधर जाते हो तो आपके इधर पीछे आ गई। तो ये होती है क्रूज मिसाइल। ये आपके पाथ को या टारगेट के पाथ को फॉलो करती है।
और बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो एक बार टारगेट लॉक करने के बाद वो सीधे वहीं जाके ही गिरती है। उसमें जो पाथ राइडर होता है जो आपको बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है, वो उसमें वर्क नहीं करता, लेकिन क्रूज मिसाइल में ये काम करता है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए हमारे इंडिया का हमने खुद इंडिजिनियसली क्या बना लिया, स्क्रैमजेट कंबस्टर, स्क्रैमजेट इंजन बना लिया हमने। इसका परीक्षण किया है और वो भी काफ़ी देर तक 12 मिनट तक अधिक समय तक चला, यानी कि 12 मिनट में तो जो मान लो जो कोई मिसाइल है जिसकी स्पीड है 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 12 मिनट सोचो कहाँ जाएगी, वो कितनी दूर जाएगी, वो विद इन ए सेकेंड या विद इन ए मिनट में अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी। तो 12 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना की थीम देख ले, भारतीय सेना की थीम है इस बार 2026 में भारतीय सेना ने अपनी थीम क्या रखा है, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष है, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, डेटा केंद्रितता और नेटवर्किंग का वर्ष रखा है 2026 में भारतीय सेना ने। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा जा सकता है कि 2026 में भारतीय सेना का वर्ष का क्या नाम है, तो क्या नाम है, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता, ठीक है, केंद्रित कर रहे हैं, केंद्रितता, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, सॉरी। मिशन मौसम भारत के पहले 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन का अनावरण किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन, इसका अनावरण किया गया है। इनका पहला प्रयोग दिल्ली में होगा इसका, जिससे स्थानीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। तो ये कोई खास नहीं है, मिशन मौसम भारत का पहला 3D प्रिंटेड मौसम स्टेशन है, ये बात याद रखना। स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट हो गया, डीआरडीओ ने बनाया है स्क्रैमजेट इंजन, इसने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर हैदराबाद में इसका क्या हुआ है, इसका रिसर्च कंडक्ट किया इस टेस्ट को, और इंजन 12 मिनट तक कंटिन्यू चला है। और ये हमारे लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट, हाइपरसोनिक मीन्स मेक नंबर इज मोर देन 5 और मोर देन 5, ये होता है मेक नंबर हाइपरसोनिक का। इंडियन आर्मी का थीम ईयर क्या है, थीम ईयर है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। मिशन मौसम, इंडिया अनवील्ड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, ये 3D प्रिंटेड है, और इट फर्स्ट डिप्लॉयमेंट विल बी इन दिल्ली, इसका पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, और ये लोकल जो होगा, लोकल लेवल के वेदर फोरकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 6 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। उद्देश्य क्या है, युद्ध से प्रभावित बच्चों के संघर्षों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। जैसे अभी जगह युद्ध चलता है, यूरोस यूक्रेन में चल रहा है, गाजा वाजा में चल रहा है, वहाँ पे मिडल ईस्ट में चलता रहता है, तो ऐसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उन अनाथ बच्चों के लिए 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। होते जो विश्व युद्ध में हुए थे उनके लिए मनाया जाता है, लेकिन आज भी युद्ध हो रहे हैं और आज भी जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं उनके लिए भी, उनके संघर्षों को भी जागरूकता बनाने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम उच्च न्यायालय, पर्सन इन न्यूज़ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है खबर। यूपीएससी में तो हालांकि नहीं पूछ जाती, लेकिन पीसीएस में या फिर एसएससी में, बैंकिंग में ये खबर पूछी जा सकती है कि न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो किसका, सिक्किम का। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं ए मोहम्मद मुश्ताक को 24वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए, कहाँ पे लिए, सिक्किम उच्च न्यायालय में, ठीक है। ए मोहम्मद मुश्ताक और सिक्किम न्यायालय, ये बात ध्यान रखना। 9वां राष्ट्रीय सिद्धा दिवस, 6 जनवरी को ग्लोबल हेल्थ के लिए सिद्धा दिवस, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ थीम के साथ मनाया गया। 6 जनवरी को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस। सिद्ध एक प्रकार की इलाज करने की प्रणाली है, जैसे होम्योपैथी आयुर्वेदिक होती है, वैसे ही एक सिद्धा हेल्थ के लिए भी एक उपचार की प्रणाली है, ठीक है। तो इसी को 6 जनवरी को मनाया गया है, और इसकी थीम क्या है, ग्लोबल हेल्थ के लिए सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि वैश्विक रूप से सिद्धा को हम प्रमोट करें। खेलो इंडिया, दीव में दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, जहाँ पे बीच होते हैं, बीच का मतलब समुद्री तट, ये समुद्र है इधर, और ये तट के ऊपर जो गेम्स होंगे इसको कहते हैं बीच गेम्स। और इसका 2nd एडिशन कहाँ चल रहा है, 2nd जो चल रहा है वो दीव में, खेलो इंडिया का आयोजन किया गया, दीव में किया गया, दमन दीव है ना, तो दीव में किया गया, इस बात को ध्यान रखना। ऑर्फन डे हमने देख लिया, वर्ल्ड ऑर्फन डे कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को। सिक्किम हाईकोर्ट के 24th चीफ जस्टिस कौन बने हैं, ए मोहम्मद मुश्ताक। और 9th नेशनल सिद्धा डे है, इसकी थीम क्या है, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ कब मनाया जाता है, 6 जनवरी। 6 जनवरी को वर्ल्ड ऑर्फन डे है। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में अभी खेले गए हैं, ओके।
आगे चलते देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप है। ये समुद्र प्रताप पूछा जा सकता है क्या है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। भारत ने अपने पहले स्वदेशी रूप से निर्मित, भारत में बनाया है ये कोस्ट गार्ड शिप। प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, का कमीशन किया है। यह तट रक्षक बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है। ये देखो, ये तट रक्षक बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है, इस बात को ध्यान रखना। 60% से अधिक इसमें स्वदेशी सामग्री शामिल है। भारत ने बनाया, गोवा शिपयार्ड ने। सामग्री भी 60% अधिक भारत के द्वारा ही, भारत में जो स्वदेशी सामग्री उसको यूज किया गया है। 40% सामग्री इधर उधर से मंगानी पड़ी है। और ये पहली अग्रणी ICG जहाज है, इसमें महिला अधिकारी तैनात है। इसमें महिला अधिकारी भी तैनात है। ICG का मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हो गया। लैंगिक समावेश एक महत्वपूर्ण बिल का पत्र है। लैंगिक समावेश का मतलब महिलाएं हैं, पुरुष भी है, तो एक लैंगिक समावेश का मतलब महिलाओं और पुरुष की भागीदारी समान रूप से की गई है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तेल फैलाव प्रतिक्रिया और समुद्र प्रदूषण नियंत्रण शामिल है, जो मारपोल सम्मेलन और UN क्लोज के तहत भारत की जिम्मेदारियों के अनुरूप है। मारपोल सम्मेलन क्या है और UN क्लोज क्या है, इसको आप एक अलग लेक्चर में आपको समझाऊंगा। मारपोल तो मुख्य रूप से समुद्र में जो स्पिल हो जाता है, कभी ऑयल हो जाता है या कचरा हो जाता है, या फिर किसी प्रकार का मान लो कोई घटना हो गई, एक्सीडेंट घटना हो गई, तेल बह गया समुद्र में, या समुद्र में किसी प्रकार का कोई कचरा रिसाव हो सके, उस रिसाव को रोकने के लिए मारपोल सम्मेलन बनाया गया था। ये मारपोल कंट्रीज के रूप में कि भाई समुद्र में कचरा ना हो, समुद्र में कोई प्रकार का तेल रिसाव ना हो, या कोई किसी भी प्रकार का सेवेज ना हो, उसके लिए मारपोल सम्मेलन बनाया गया था। और UN क्लोज बताता है आपकी लिमिट। UN क्लोज बताता है, मान लो ये देश है, ये भारत है, मान लो ये इंडिया है, तो यहाँ पे समुद्र है, तो ये फिर समुद्र में हमारी लिमिट बताता है कि जैसे 12 नॉटिकल मील है, ये हमारी टेरिटोरियल सी हो गया। फिर 24 नॉटिकल मील पे हमारा सन्निहित क्षेत्र हो गया। 200 नॉटिकल मील पे हमारा क्या हो गया, EEZ हो गया, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन हो गया, जहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस जो 5 ये जो है समुद्र के अंदर जो 5 हमारी सीमाएं हैं, किसी भी देश की 5 सीमाएं हैं, लास्ट में जाके हाई सी आता है, ये सब इसमें UN क्लॉज में बताया गया। इसको एक अलग क्लास में कभी मौका मिलेगा तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, मारपोल को और UN क्लॉज को। ये देखो, अकाल तख्त ने सम्मेलन, पंजाब के मुख्यमंत्री है ना भगवंत मान ने धार्मिक कुछ भावनाएं कुछ है ना धार्मिक प्रतीकों के रूप में अपमानजनक टिप्पणियां कर दी थी। तो अकाल तख्त है जो हरमंदिर साहब जो इनका है स्वर्ण मंदिर, वहाँ पे बैठता है, उन्होंने सम्मन दिया है कि आप आओ और अपना स्पष्टीकरण दो। अन्यथा इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें जो किया जा सकता है वो तो अकाल तख्त ही बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। विधायकों की अयोग्यता, देखो केरल के विधायक एक एंटनी राजू है, उनको 1990 के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए 3 साल की सजा हुई। उसके बाद में इनको अयोग्य घोषित कर दिया। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, अयोग्य घोषित कर दिया। किसको, एक MP को अयोग्य घोषित कर दिया। किसी MP MLA को अयोग्य घोषित करने के लिए 3 रीजन हो सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से, एक तो संविधान में एक आर्टिकल है 102 और 191, इसके तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर वो पद का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, अगर वो दिवालिया है, या फिर वो मानसिक उसकी स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति खराब हो गई, या फिर पद चलाने के लिए वो लायक नहीं है, तो फिर इसके आधार पर MP या MLA को हटाया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। एक है 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन नहीं, 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। इसके तहत है दल बदल कानून। दल बदल कानून के तहत अगर कोई MP MLA किसी दूसरे दल में चला जाता है और एक दल के झंडे के तहत या एक दल के चिन्ह के तहत चुनाव लड़ता है, दूसरे दल में चला गया, तो उसकी भी योग्यता निरस्त की जाएगी, वो MLA नहीं रहेगा, MP या MLA नहीं रहेगा। और तीसरा है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। इसके तहत भी क्या होता है, अगर किसी को सजा मिल गई, मान लो 2 वर्ष या अधिक की सजा मिल गई, 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा मिल गई, तो उसको MP या फिर वो MLA नहीं रहेगा। और कब तक नहीं रहेगा, सजा समाप्त होने के 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे मान लो
इस एंटोनी राजू को 3 वर्ष की सजा हुई। अब 3 वर्ष तक तो वो एमपी एमएलए तो रहेगा नहीं जो एंटोनी था। और 3 वर्ष के बाद, ये 3 वर्ष की सजा होगी, उसके सजा के बाद 6 वर्ष तक उसको वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। यानी आज से 9 वर्ष के बाद अब वो चुनाव लड़ने के लायक होंगे जो केरल के एमपी एमएलए हैं। तो ऐसे 3 प्रकार से उनकी योग्यताएं जा सकती है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ दे रखा है, जैसे मान लो डोरी को प्रमोट कर रहा है, आपसी भेदभाव कर रहा है, समाज में छुआछूत फैला रहा है, तो भी इनकी क्या है, जा सकती है। 8वीं सेक्शन 8 में या 9 में, पता नहीं, ऐसा कुछ है इसमें, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में है। इस हिसाब से इनकी क्या जा सकती है, इनकी क्या जा सकती है, कुर्सी एमपी एमएलए की जा सकती है। तो विधेयक अयोग्य हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी 3 साल की सजा हुई थी। और हमने देखा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बता रखा है 2 वर्ष या उससे अधिक सजा हो तो जा सकता है, 2 वर्ष या इससे अधिक हो तो। जैसे अभी पिछले दिनों में किसको, राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया गया था, क्योंकि गुजरात की एक कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दी थी, 2 वर्ष की सजा दी थी। तो उस कारण राहुल गांधी की भी जो सांसदता थी, एमपीशिप थी, वो छीन ली गई थी। उसके बाद उन्होंने अपील की, अपील में फिर उनको सजा का रिलीव मिला, उसके बाद वापस वो एमपी बने। चलिए आगे देखते हैं इसको इंग्लिश में। ये तो है आईसी, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप है। इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है, पीसीवी है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। आईसीजी समुद्र प्रताप बिल्ट बाई गोवा शिपयार्ड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया। इट इज द लार्जेस्ट शिप इन द कोस्ट गार्ड फ्लीट एंड फीचर्ड ओवर 60% ऑफ इंडिजिनियस कंटेंट है। इट इज द फर्स्ट फ्रंट लाइन शिप, आईसीजी शिप टू हैव वुमेन ऑफिसर्स वाला पहला शिप होगा समुद्र प्रताप, ये याद रखना, समुद्र प्रताप, ठीक है। मार्किंग ए मेजर माइलस्टोन इन जेंडर इंक्लूजन, लैंगिक समावेश होना चाहिए। इट्स प्राइमरी रोल इंक्लूड ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स एंड मारीन पोल्यूशन कंट्रोल है, अलाइनिंग विथ इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर मार्पोल कन्वेंशन एंड यूएन क्लोज। मार्पोल एंड यूएन क्लोज क्या है, मैंने थोड़े बहुत आपको बता दिए हिंदी में, उसको इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे जब हमें मौका मिलेगा। तो मार्पोल और यूएन क्लोज दोनों देख लेंगे। यूएन क्लोज तो सीमा बताता है कि सीमा तक समुद्र में आपका हक हो सकता है, और मार्पोल क्या करता है कि रोकता है कि समुद्र में कोई स्पिल हो गया या ऑयल स्पिल हो गया, सीवेज हो गया, ये समुद्र में नहीं डालने, उसको कंट्रोल करता है मार्पोल। और अकाल तख्त ने संबंध दिया है सीएम को सगत किया है ब्लास्फेमी के लिए या डेरोगेटरी रिमार्क किया है उसने, कहा के ऊपर, रिलीजियस आइकन्स के ऊपर या डोनेशंस के ऊपर। तो अकाल तख्त ने कह दिया कि सीएम को आ जाओ भाई, आप देखते हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर, ये मैंने बता दिया आपको। एमएलए एंटोनी राजू है, जिनको 3 ईयर्स की क्या हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गई है, तो इनका क्या हो गया था, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। क्योंकि रूल क्या है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को 2 या मोर देन, अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट होगी है 2 या 2 से अधिक साल की, 2 या मोर देन 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा और सज़ा समाप्त होने के 6 वर्ष तक वो लड़ नहीं सकता, ठीक है, चुनाव। भले 7 साल की सज़ा हुई है ना, मान लो किसी को 7 साल की सज़ा हो गई, तो जिस दिन सज़ा हुई है उसी दिन वो अयोग्य हो जाएगा, उसी दिन वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद 7 साल की सज़ा कटेगा, फिर 6 वर्ष का और वेट करेगा, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकते, यानी 13 वर्ष तक वो लड़ेगा नहीं। जिसको 7 साल की सज़ा हो गई वो एमपी एमएलए नहीं बन सकता। चलिए आगे चलते हैं। NHAI का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, क्या है, राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत ने आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी के पास बेंगलुरु, कडप्पा और विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 2 वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किया है। क्या है, एक तो इन्होंने 24 घंटे में 28.89 लंबी किलोमीटर एक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का कार्य किया, जो एक दिन में बिछाएगी सबसे लंबी दूरी है। और इन्होंने एक दिन में इतने मीट्रिक टन का बिटुमिनस उपयोग किया है, सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि 10,655 मीट्रिक टन का बिटुमिनस इन्होंने उपयोग किया है कंक्रीट बिछाने में। एक तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और दूसरा क्या है, इतनी लंबी दूरी एक ही दिन में 28 पॉइंट यानी लगभग 29 किलोमीटर एक ही दूरी में उन्होंने बिटुमिनस की कंक्रीट बिछा दी है। ये सबसे लंबी दूरी आज तक की एक दिन बिछाएगी, तो ये इनका हो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंडिया एनर्जी वीक मैं आपको बता चुका हूँ, जब हमने वर्ल्ड में पढ़ा था कि कब से हो रहा है, 27 से 28 जनवरी। कहाँ पे हो रहा है, 27 से 30 जनवरी गोवा में। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय इसको करवाता है, ध्यान रखना, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। और इसमें क्या सुधार किया गया, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस अधिनियम पर ध्यान केंद्रित करेगा ये जो इंडिया एनर्जी वीक होगा।
और इसमें इथेनॉल मिश्रण है। भारत ने इस कार्यक्रम के तहत 2014 से विदेशी मुद्रा बचत 1.59 लाख करोड़ हासिल की है। अब देखो, इथेनॉल बनता है अपने जो गन्ने की फसल होती है ना, गन्ने से बनता है इथेनॉल। इथेनॉल और गन्ना भारत में बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ठीक है, गन्ने का कुछ उपयोग तो हम चीनी बनाने में कर लिया, चीनी के अलावा कुछ और मीठी चीज़ें बनाने में कर लिया, कुछ गन्ने का उपयोग हम इथेनॉल बनाने में कर सकते हैं। और इथेनॉल को हम क्या पेट्रोलियम के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, यानी कि 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोलियम या डीजल के साथ हम ब्लेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा 20% पेट्रोलियम और डीजल बच गया। तो उसकी कॉस्ट हमें जो बाहर की कॉस्ट है, हमें जो मान लो पहले ले रहे थे हम किसी देश से 100 बैरल तेल प्रतिदिन ले रहे थे, और अब 100 में से 20% तो हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं। तो अब हमको प्रतिदिन कितने लेने पड़ रहे हैं, 80 बैरल लेने पड़ रहे हैं प्रतिदिन। 20 तो हम घर पे ही उत्पादन करने लग गए, और इससे गाड़ी चलती है, अच्छे से चलती है। अब 20 का बचत हो गया, यानी हमारा क्या है, धन बचत हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बचा हुआ है। कितना बचा है, 1.59 लाख करोड़ 2014 से, यानी हमने 12 सालों में, पिछले अभी 2026 चल रहा है, 12 सालों में हमने इतना विदेशी मुद्रा भंडार बचत कर लिया है विदेशी मुद्रा को। ये 20% के, या अभी तो 10% और 15% ही चल रहा है फिलहाल। 20% तो मैंने बताया है, ये लक्ष्य है हमारा 20% का 2030 तक। तो चलिए आगे देखते हैं। NHAI गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड 2 ग्लोबल रिकॉर्ड नियर पुट्टापत्ती, आंध्र प्रदेश, ऑन द बेंगलोर कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है, एक तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस लेइंग ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट है, कितनी है, 28.89 किलोमीटर इन 24 आवर्स, एक दिन में। और हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट कितनी है, 10,655 मीट्रिक टन 24 आवर्स में। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड हमने बनाए हैं। इंडिया एनर्जी वीक होगा कहाँ पे, गोवा में होगा। कब होगा, ये 27 to 30 जनवरी तक। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिफॉर्म क्या है कि फोकस ऑन ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025 पे ऊपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जब से हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग की है तब से हमने जो फॉरेन एक्सचेंज सेविंग है वो हमने कितनी बचा ली है, 2014 से 2024, सिंस 2014 से हमने 1.59 लाख करोड़ रुपए की हमने सेविंग कर ली है, इतने इथेनॉल ब्लेंड करके, इतना इथेनॉल यूज़ करके, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। प्लेटफॉर्म है संपन्न प्लेटफॉर्म, किसके द्वारा बनाया गया है, दूरसंचार विभाग के द्वारा। किसके लिए, पेंशन भोगियों के लिए। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो दूरसंचार विभाग द्वारा बनाया गया है, पेंशन भोगियों के लिए बनाया गया है। और इसका फुल फॉर्म देख लेना, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। संपन्न का क्या है, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। हालांकि मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार को नाम थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो जाना चाहिए, हालांकि कहीं नहीं मिल रहा। देख लो, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग, यानी कि पहले अक्षर देखें तो SAMP 4 नाम है, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। अब इस संप से इन्होंने संपन्न बना दिया। ये मोदी सरकार की खास बात है कि वो नाम में बड़ा ज़्यादा दिलचस्प लेती है। काम थोड़ा बहुत हो न हो चलता रहेगा, लेकिन नाम अच्छा होना चाहिए। तो संपन्न प्लेटफॉर्म ये किससे संबंधित है, दूरसंचार विभाग के। और किसके लिए, पेंशन भोगियों के लिए। अब डिजिटल रूप से ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये सब बात की बातें हैं। स्मारक संरक्षण में निजी भागीदारी। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एकमात्र नियंत्रण को समाप्त करके निजी एजेंसियों को भी स्मारकों के संरक्षण के कार्य की अनुमति देती है। यानी पहले जो स्मारकों का संरक्षण सिर्फ ASI करता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया करता था। अब संस्कृति मंत्रालय ने क्या है कि आपके साथ है ना, कोई भी निजी कंपनी जो चाहे, जो इसका जिम्मा ले सकती है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। जो प्राइवेट कंपनी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, यानी कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल यहाँ पे भी लग जाएगा। कहाँ पे, स्मारक संरक्षण में। और आज से पहले सिर्फ कौन करता था, ASI ही करता था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही करता था। और भारत में देखो, अगली खबर है कि भारत ने बाल विवाह मुक्त करने का अभियान है। भारत चाहता है कि 2030 तक भारत में बाल विवाह को संपूर्ण समाप्त करने का लक्ष्य रखा है हमने, बाल विवाह नहीं होने देना। और एक ये है देखो, NIDMS, नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने NIDMS नामक एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर, बॉम्ब है ना, IED से क्या बनते हैं, बॉम्ब ही बनते हैं, इस बॉम्ब डेटा सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, ताकि IED से संबंधित डेटा का विश्लेषण और आतंक घटनाओं की जांच में समन्वय बढ़ाया जा सके। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना बस। और ये किससे संबंधित है, ये है जो बॉम्ब होते हैं ना,
इसको ध्यान रखने के लिए इनके विश्लेषण किया जा सके, आईईडी का पता चल जाए कौन सी आईडी यूज़ की गई है आतंकी घटनाओं में, इस पे भी यही आईडी थी, इस वाली घटना में ये आईडी थी, उनका आपस में क्या किया जा सके, समन्वय बनाया जा सके। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इनको। प्राइवेट पार्टिसिपेशन मोनूमेंट कंजर्वेशन होगी, पहले कौन करता था, सिर्फ एएसआई करता था, और अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी, यानी कि प्राइवेट जो एंटिटी है उनको भी अलाउ कर दिया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेनिंग टारगेट कितना है, चाइल्ड मैरिज फ्री करने के लिए 2020 तक 2030 तक हमारा टारगेट है। नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने। और इसका मेन क्या काम है, इसको एनालाइज करना आईईडी को, और ये जो इन्वेस्टिगेशन करना, टेररिस्ट इंसिडेंट हुए हैं इनको आपस में एनालाइज करके इन्वेस्टिगेशन करना, जो आईईडी यूज हुई है इसके द्वारा। और किसने बनाया है इसको, नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर है जो एनएसजी का है, नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज 6 से 10 जनवरी तक की भारत की खबरें समाप्त होती है। और भारत की जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी, परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो सब हमने यहाँ पे देख ली। और अब रहती है 6 से 10 जनवरी की राजस्थान की। तो इंडिया हम पढ़ चुके, वर्ल्ड हम पढ़ चुके हैं 6 से 10 जनवरी की, भारत हम इस वीडियो में देख लिया, और राजस्थान की खबरें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो हम पूरा करंट अफेयर की एक एक चीज़ लेके चलेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ने के नहीं, और सारी चीज़ ये जो ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से ही ली गई है। तो चलिए तब तक आप पढ़ो, और जो लेक्चर्स हैं पिछले वाले उनको देखो, उनके नोट्स बनाओ। इनकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए, अगर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीडीएफ डाल दूंगा। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में अपना टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा किस नाम से है। तो और वो लाइक सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना यार, कुछ बाकी आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है, बाय।